हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। तो वाक्य को जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। इसकी परिभाषा है शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे ही हम वाक्य कहेंगे। जैसे ये उदाहरण दिए हैं, गाय घास खा रही है, पक्षी दाना खा रहे हैं। ये दो वाक्य हैं। जैसे गाय शब्द है, ये क्या एक शब्द है गाय। घास जो है एक अलग शब्द है, खा अलग शब्द है, रही अलग शब्द है अलग शब्द है। मीन्स ये 5 शब्दों से मिलकर जो एक वाक्य बना है। तो क्या है कि शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो। लेकिन क्या है, ये जो 5 शब्दों का एक वाक्य बना है इसका एक अर्थ निकल रहा है, गाय घास खा रही है ना। और अगला भी 1 2 3 4 5 शब्दों का समूह है। यानी 5 शब्दों को हमने व्यवस्थित रूप से रखा है, तब जाके हमारा एक वाक्य बना है। चाहे 5 है, चाहे 6 शब्द है, चाहे 10 शब्दों का समूह हो सकता है ना। तो ऐसे शब्दों का समूह जो है वो वाक्य कहलाएगा जिनका कोई अर्थ होगा, है ना। जैसे निरर्थक नहीं होगा। अगर आपने इसको उल्टा पुल्टा लिख दिया, खा रही घास है गाय, तब क्या ये वाक्य जो है वाक्य नहीं बनेगा, ये सार्थक नहीं होगा, इसका अर्थ नहीं होगा। और शब्दों का जो सार्थक समूह होगा उसी को हम वाक्य कहेंगे। ये तो वाक्य जो है आपको ध्यान में आगे होगा। देखो, सबसे पहले आए वर्ण। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। और वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द बना। यानी वर्ण जैसे ग ये इनको मिला के गाय बन गया, है ना, शब्द बन गया। अब ये शब्द मिला 1 2 3 5 शब्द मिलाए तो वाक्य बन गया। तो मीन्स वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ठीक है, अब वाक्य आप समझ गए होंगे। अब है वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं। 2 कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या है? वाक्य के जो एक अंग है उद्देश्य, वो किसे कहते हैं? यानी वाक्यों में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में, यानी सब्जेक्ट जिसको कर्ता बोलते हैं, है ना। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो उद्देश्य होगा। जो कर्ता होगा वो ही उद्देश्य होगा। और दूसरा है विधेय। मीन्स वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय हुआ है। जो उद्देश्य है वो क्या है? कर्ता है, यानी सब्जेक्ट है। जो जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा या जिसका भी वर्णन किया जाएगा उसे उद्देश्य कहेंगे। जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा या जिसका वर्णन किया जाएगा उसको हम उद्देश्य कहेंगे। और विधेय किसे कहेंगे? जिस के बारे में कहा जा रहा है और जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है वो विधेय हुआ। यानी कर्ता के विषय में जो भी कहा जाएगा वो विधेय होगा, या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो विधेय होगा। जैसे उदाहरण देख लो। उदाहरण है, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें विद्यार्थी क्या है? उद्देश्य है आपका। ठीक है, सॉरी। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है तो कौन पढ़ता है? विद्यार्थी। तो जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, यानी किसके बारे में कहा जा रहा है? विद्यार्थी के बारे में। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है तो विद्यार्थी क्या हुआ? उद्देश्य। ये क्या है? आपका उद्देश्य है। ठीक है। और ये जो वाक्य बचा पुस्तक पढ़ता है, ये है आपका विधेय। ये जो है आपका, ये सारे उद्देश्य आ गए, ये जो है। ठीक है। जैसे माता जी खाना बना रही हैं तो माता जी क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। माता जी क्या हुआ? उद्देश्य। और खाना बना रही हैं ये हुआ विधेय। यानी माता जी के बारे में ही कहा जा रहा है कि वो खाना बना रही हैं। तो माता जी क्या है? आपका उद्देश्य हो गया। ये माता जी उद्देश्य हो गया और खाना बना रही हैं जो ये बचा बाकी वो विधेय हो गया। ऐसे ही कविता पत्र लिख रही है। अब कौन लिख रही है? पत्र कविता लिख रही है। तो कविता क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। यानी करता है, कविता करता है, यानी इसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पत्र लिख रही है। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो क्या होता है? उद्देश्य। तो कविता क्या हुई? उद्देश्य। और पत्र लिख रही है जो बाकी बचा वो क्या हुआ? विधेय। फिर राम फल खाता है तो राम क्या हुआ? उद्देश्य। राम जो आपका उद्देश्य हुआ, क्योंकि राम करता है और उसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो फल खाता है। तो फल खाता है क्या आएगा? आपका विधेय।
उसी तरह पांचवा उदाहरण है मोहन गीत गाता है। तो मोहन क्या है, उद्देश्य है ये, क्योंकि मोहन के बारे में सब कुछ कहा जा रहा है, वही करता है ना। तो मोहन क्या हुआ, उद्देश्य। और जो बाकी जो बचा गीत गाता है वो क्या हुआ, विधेय। ठीक है, कि उद्देश्य जो है जिसके बारे में बात की जा रही है अभी, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है या जो करता है वही उद्देश्य है। और जो बाकी बात जो कही जा रही है उसके बारे में वो क्या है, विधेय। या जो कर्ता के बारे में कहा जा रहा है वो है विधेय। तो ये सारे जो हैं इस साइड वाले जिनके अंदर ये लाइन लगाई है ये सारे विधेय हैं, और इस साइड वाले जो हैं ये लाइन जो लगाई है यहाँ तक ये सारे उद्देश्य हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो ये जो क्वेश्चन आपके 10th तक आपके काम आएंगे, यानी 5th से लेकर के 10th तक ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं और आप लोगों ने करने हैं। आपने ये दिमाग में बैठा लेना है। अगला है आपका वाक्य के प्रकार। फिर वाक्य से संबंधित दूसरा क्वेश्चन होता है वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार जो हैं वो हैं रचना। वाक्य के प्रकार जो है वो भी 2 आधारों पर हैं। ठीक है, एक तो है आपका रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार हैं वो क्या हैं कि एक तो है आपका, पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य होता है कि सिंपल सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात, सिंपल बात। ठीक है, आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाती हूँ कि जिस वाक्य में एक ही कर्ता या एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सरल वाक्य में सिंपल सेंटेंस, सिंपल एक वाक्य, कोई भी सिंपल एक बात कह दी, जैसे रमेश गाड़ी चलाता है, मोहन बाजार जाता है, कबूतर दाना चुग रहे हैं, मोहन कक्षा में प्रथम आया। तो ये क्या है आपका सरल वाक्य। ठीक है, कौन सा है, सरल वाक्य। ये भेद किसके हैं, रचना के आधार पर। वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार हैं ये रचना के आधार पर हैं। कितने हैं, 3 प्रकार के रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, और दूसरे अर्थ के आधार पर हैं 8। तो रचना के आधार पर जो पहला बता रही हूँ आपको सरल वाक्य। तो सरल वाक्य क्या है कि रमेश गाड़ी चलाता है, यानी जो सिंपल सेंटेंस होगा जिसमें एक ही कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया क्या है, चलाना, और कर्ता कौन है, रमेश। एक ही क्रिया है, एक ही कर्ता है, तो क्या हुआ आपका सरल वाक्य है। या यूँ शब्द जो सरल शब्दों में सबसे सरल ऐसे समझ रहा है कि जो वाक्य बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, हम बोलते हैं कि सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है ना, वो है आपका सरल वाक्य। वह जाता है, वह फल खाता है, उसने पानी पिया, वो सो गया, कबूतर दाना चुग रहे हैं, गाय घास खा रही है, ये क्या है, सरल वाक्य। ठीक है, उसके बाद दूसरा है संयुक्त वाक्य। अब देखो संयुक्त का मतलब क्या होता है कि जोड़ा है ना, जुड़ा हुआ है, जुड़ाव। तो संयुक्त में जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाए। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक होते हैं और, तथा, क्योंकि, है ना। तो ये होते हैं इसलिए, परंतु, ये है समुच्चय। मीन्स कि आपके 2 वाक्य होंगे, है ना, 2 वाक्य होंगे या 2 शब्द होंगे या 2 ऐसे पर्सन होंगे जिनको आपने और या तथा से जोड़ा होगा। ठीक है, तो वो होंगे आपके संयुक्त वाक्य। जैसे संयुक्त वाक्य, रामू और दीपक 2 भाई हैं, तो बीच में क्या लगा आपका, और शब्द लगा ना। और शब्द में मतलब का, और का मतलब क्या है कि ये संयुक्त वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। फिर और संयुक्त वाक्य के उदाहरण क्या है, जैसे यहाँ पहले खेत थे परंतु अब घनी बस्ती है। अब ये भी 2 वाक्य हैं कि पहले यहाँ खेत थे परंतु अब घनी बस्ती है। तो क्या हुआ कि ये भी क्या है, पहले यहाँ पहले खेत थे, मीन्स यहाँ पहले खेत थे, अब घनी बस्ती है। अब ये देखो, पहले यहाँ खेत थे, अब घनी बस्ती है, तो इसको जोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो बीच में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लगाएंगे परंतु। परंतु मीन्स इन दोनों वाक्यों को, यहाँ पहले खेत थे अब घनी बस्ती, इनको जोड़ने के लिए परंतु लगाया। तो परंतु क्या हुआ, ये हुआ समुच्चय बोधक।
यानी इस वाक्य और इस वाक्य को जोड़ने के लिए हमने परंतु से जोड़ा, तो परंतु क्या वो हमारा समुच्चय बोधक है। तो जहाँ ये परंतु इसलिए लगा होगा या और लगा होगा या तथा लगा होगा वो आपका संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, तो बस ये देख लेना है आपने कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समानाधिकरण उपवाक्य होंगे तथा समुच्चय बोधक के साथ जिनको जोड़ा गया होगा तो वहाँ आपका कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ वाक्य में और तथा क्योंकि इसलिए लगा होगा वहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य होगा, कि दो वाक्य हैं उनको जोड़ा होगा और तथा परंतु इसलिए, तो इस वाक्य इन चीज़ों से इन शब्दों से जब जोड़ा गया होगा दो वाक्यों को तो आपका वहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। फिर आपका मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य भी बोलते हैं या मिश्रित वाक्य भी बोलते हैं। जैसे है उसे पता है कि मैं निर्दोष हूँ। अब मिश्र वाक्य क्या है कि जिस वाक्य में एक उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं, मीन्स एक प्रधान उपवाक्य होगा, मेन वाक्य होगा, और दूसरा जो होगा वो उसके ऊपर आश्रित होगा, मीन्स डिपेंड होगा। तो प्रधान उपवाक्य क्या आया इसमें, उसे पता है, और आश्रित उपवाक्य है कि मैं निर्दोष हूँ। अब मुख्य बात क्या है कि उसे पता है ना, ये प्रधान बात है कि उसे पता है, ये एक प्रधान उपवाक्य है। क्या पता उसको, शेष क्या है कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये आई मुख्य बात। और मैं निर्दोष हूँ ये बात जो है इसके ऊपर डिपेंड है कि मैं निर्दोष हूँ, ये उसके ऊपर डिपेंड है कि उसको पता है कि मैं निर्दोष हूँ, है ना। तो ये आई मिश्रित वाक्य, मीन्स कि एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा उपवाक्य होगा। ठीक है, इस पर, और जो ये अगला वाक्य जो पहले वाले वाक्य के ऊपर आश्रित होगा, तो ये आपका क्या होगा, मिश्र वाक्य। जैसे मैंने पूछा कि तुम कहाँ गए हो, इसका उदाहरण ये भी हो सकता है कि मैंने पूछा तुम कहाँ गए थे। तो मैंने पूछा तुम कहाँ गए थे, अब की बीच में लगाया, मैंने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो दो वाक्य हो गए ना, मैंने पूछा तुम कहाँ गए थे, तो बीच में किससे जोड़ा हमने, की से। मैंने पूछा तुम कहाँ गए थे, है ना, मैंने पूछा तुम कहाँ गए थे। अब देखो मैंने पूछा तुम कहाँ गए थे, अब सीधा तो हम पूछते नहीं हैं, अब हम पूछते हैं कि मैंने पूछा कि ये लगाते हैं ना बीच में कि तुम कहाँ गए थे, है ना। तो मीन्स कि ये मिश्रित हो गए, दो वाक्य हैं लेकिन इनका मिश्रण कर दिया, हमें मिश्रित कर दिया इनको, कि एक प्रधान उपवाक्य हो गया कि मैंने पूछा, दूसरा उपवाक्य हो गया आश्रित उपवाक्य तुम कहाँ गए थे, मीन्स तुम कहाँ गए थे ये इस बात के ऊपर डिपेंड है कि मैंने पूछा, इससे जुड़ो हो ना कि तुम कहाँ गए थे, तो ये क्या हुआ, मिश्रित वाक्य हुआ। ये कौन सा वाक्य हो गया हमारा, मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्रित या मिश्र वाक्य बोलते हैं, मिश्रित वाक्य बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये आ गया आपके रचना के आधार पर भेद। ठीक है, यानी फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ में तो वाक्य के यही भेद आते हैं, वाक्य के तीन भेद हैं, सरल संयुक्त मिश्र वाक्य, यही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे सिलेबस थोड़ा 9th 10th में थोड़ा आगे सिलेबस बढ़ जाता है, तो उसमें पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। ठीक है, ऐसे तो वाक्य के प्रकार जो हैं वो रचना के आधार पर ही 5th 6th में तो इतने ही करवाए जाते हैं, उसके आगे 8th 9th 10th में ये अर्थ के आधार पर भेद भी बताए जाते हैं। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, 8 कौन कौन से हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, ये 3 किसके आधार पर थे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, आपने तीनों के नाम याद कर लेने हैं और इन उदाहरणों को, जो ये उदाहरण लिखे मैंने, इनको समझ लेना है। ठीक है, मेन बात तो ये कि आपको नाम याद होने चाहिए, नाम से ही पता चल जाता है कि सरल वाक्य तो मीन सिंपल सेंटेंस है ना, सीधी सी बात, जो कह दी वो सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को और तथा इसलिए परंतु से जोड़ा होगा, वो आपका संयुक्त वाक्य होगा। मिश्र वाक्य मीन्स दो वाक्यों का मिश्रण कर दिया, तो मिश्रण कैसे करेंगे, की से करेंगे, है ना, या क्योंकि से करेंगे। तो ऐसे जो वाक्य, दोनों वाक्यों का हम जोड़ देंगे आपस में, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। आगे आते हैं हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। 8 भेद कौन से हैं, विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य में क्या है कि जो
यहाँ सरल वाक्य में जो आपका सिंपल सेंटेंस है, जो सरल वाक्य है आपका, वही आपका अर्थ की दृष्टि से जो है वो आपका ये विधानवाचक वाक्य होता है। यानी जिन वाक्य में क्रिया के करने या होने की स्थिति का बोध होता है वही विधानवाचक वाक्य है। या आप सरल वे में ऐसे याद रखना कि जो वाक्य जो है वो एक सिंपल सेंटेंस जो है वो आपका विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं आज घर गया था, इसका एक उदाहरण है कि मैं आज घर गया था, या मैं फल खाता हूँ, या मैं जा रहा हूँ, या मैं विद्यालय जाऊँगा। ये सब विधानवाचक वाक्य जो सिंपल सेंटेंस होगा। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। अब निषेध से ही पता चल जाता है, निषेध का मतलब है कि जो जहाँ पे कोई चीज़ वर्जित होगी, जैसे लिखा होता है ना कहीं पे यहाँ गाड़ी खड़ी करना निषेध है, मीन्स क्या वर्जित है, वहाँ पे वो चीज़ नहीं करनी है। तो जहाँ नहीं वाला वाक्य आएगा वहाँ आपका निषेधवाचक वाक्य होगा। जैसे तुम फल नहीं खाना, तुम वहाँ नहीं जाना, ठीक है, या तुम्हें ये काम नहीं करना है। जहाँ नहीं आया वहाँ पे आपका निषेधवाचक वाक्य होगा। अब तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, यानी नाम से ही आज्ञा मीन्स आज्ञा देना, किसी को ऑर्डर देना, है ना। जैसे तुम यहाँ से चले जाओ, तुम ये काम मत करो, तुम इसे मत खाओ, तुम इसे मत छुओ, ये क्या है, ऑर्डर है। तो आज्ञावाचक वाक्य मतलब किसी को आदेश देना, आज्ञा देना, तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये जो है, या किसी का दिल मत दुखाना, ये वाक्य जो है वो आज्ञावाचक वाक्य है। आगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक में जहाँ प्रश्न चिन्ह लगा होगा, ये वाला प्रश्न पूछा हुआ, तुम कौन हो, तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, है ना। ये सब क्या आएंगे, किसके अंतर्गत आएंगे, ये वाक्य, यानी क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा होगा, प्रश्न चिन्ह जहाँ लगा होगा वो है प्रश्नवाचक वाक्य। फिर आया विस्मयादि बोधक वाक्य। तो विस्मय क्या होता है, बड़ी हैरानी वाली बात, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है। जब हम किसी बात को बड़ी हैरानी से या बड़े मतलब किसी भी क्रोध से या ईर्ष्या से या किसी हैरानी से या बड़े आश्चर्य से अपने भावों को प्रकट करते हैं तो हमें उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय मैं क्या करूं, या उफ ये क्या हो गया, या ओहो मुझे तो वहाँ जाना था, मीन्स या कोई भी आश्चर्य वाले जब वाक्य हम चाहे दुख में प्रकट करें चाहे खुशी में प्रकट करें, वो क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। अगला है इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा मतलब जैसे इच्छा प्रकट करना, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी दीर्घायु हो, भगवान करे तुम परीक्षा में प्रथम आ जाओ, है ना, या आपको जीवन में बहुत सुख प्राप्त हो। ये इच्छा बोधक वाक्य जहाँ इच्छा प्रकट की गई हो। उसके बाद है सेवंथ संदेह बोधक वाक्य। संदेह में शक होना, जहाँ पे डेफिनेटली कोई चीज़ पक्की नहीं है, आपको संदेह है या होगा या नहीं होगा, है ना। जहाँ आप यहाँ संदेह में फंसे हुआ संदेह बोधक वाक्य होगा। जैसे शायद आज वर्षा हो, तो ये पक्का नहीं बोलता, शायद आज वर्षा हो, मीन्स आपको संदेह है, तो यहाँ पे आपका संदेह बोधक वाक्य होगा। या हो सकता है तुम्हें घर जाना पड़े, तो ये भी संदेह बोधक वाक्य है। आगे है संकेत वाचक वाक्य। संकेत मतलब इशारा, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। जैसे यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, मीन्स संकेत था ना कि अगर वर्षा अच्छी हो जाती तो फसल भी अच्छी हो जाती। जैसे यदि रमन शिमला चले तो मैं भी चलूँ, मीन्स कि एक संकेत है, अगर वो चले तो मैं भी चलूँगा, है ना। अगर तुम समय पे स्टेशन पहुँच जाते तो तुम्हारी गाड़ी तुम्हें मिल जाती। तो ये क्या है, संकेत वाचक वाक्य हैं। तो ये जो है वो 9th 10th में भी आएंगे, 8th 9th 10th वालों के सिलेबस का चीज़ है ये। तो मेरे ख्याल से बच्चे जो हैं इसको ध्यान से पढ़ लें और समझ लें। और ये वाक्य जो है आगे भी आपको जो +1 2 में है या आपने जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम की ये चीज़ है, उनके लिए भी ये क्वेश्चन जो है वो आते हैं। या जो भाषा के भाषा अध्यापक के लिए कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या टैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं। तो ये आप लोग जो है इनको दिमाग में उठा लें, इस चार्ट को जो है और इन उदाहरणों सहित अपने दिमाग में उठा लें, फिर आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज ये समझ आ गया होगा। और साथ में हाँ, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें ताकि बाकी भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।